हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों, आई होप आप सबका सी डी एस 2023 बहुत ही अच्छा गया होगा। तो अब आगे क्या करना है उसके बारे में आप लोग सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उसी के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, यानी कि अगर 100 से ऊपर रेंज में है आप, तो आप एसएसबी की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर 100 से ऊपर नहीं बन रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप फोकस कर सकते हैं आने वाले दो एग्ज़ामों के ऊपर, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे सी ए पी एफ के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सी ए पी एफ एग्ज़ाम किस बारे में होता है और इसके अंडर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग रैंक होती है वो होती है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की, जो कि स्टेट पुलिस में आपका डीएसपी लेवल के बराबर होती है। नेक्स्ट, अगर इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इस बार ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 6 अगस्त को है। क्लियर? तो आपके पास अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप उस एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सके। और नेक्स्ट उसके बाद आपका एक और एग्ज़ाम बिल्कुल उसी के जस्ट बाद होने वाला है, दैट इज़ सी डी एस 2023। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम सी ए पी एफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर लेटर ऑन मैं आपको सी डी एस सेकेंड 2023 के बारे में बताऊंगा। और फिर इसके बाद हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जब आप सी ए पी एफ एग्ज़ाम की बात करोगे तो सी ए पी एफ एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली इट इज़ योर स्टेज 1, जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो रिटन टेस्ट में आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि अराउंड एंड अराउंड 125 क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से आते हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं 250 मार्क्स। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है, आर्ग्यूमेंट आते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में अभी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपके लिए पूरा एग्ज़ाम का पेपर लेके आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 आपकी होती है फिज़िकल एंट्रेंस टेस्ट, जो कि जब आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आती है। अभी हम बात करेंगे स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने नंबर चाहिए होते हैं, क्या कट ऑफ रही है, वो सब आगे बात करेंगे। तो बस थोड़ी-सी देर आप हमारे साथ बने रहें। तो फिज़िकल एंट्रेंस टेस्ट होता है इसमें, ये वैसे इतना हार्ड नहीं होता, बहुत ईज़ी होता है। बाकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले ये फिर भी थोड़ा-सा लीनिएंट है। अगर आप मान के चलिए कि स्टूडियस बच्चे हैं, कि आपने इतनी फ़िज़िकल एजुकेशन की तैयारी नहीं की है, आप उतने फिट नहीं हैं, कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों। इसमें आप अगर 1 से डेढ़ महीना लग के मेहनत करेंगे तो आप अपने इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएँगे। और अच्छे से तैयार होने का मतलब आप इसको क्लियर करने की स्टेज में आ जाएँगे। नेक्स्ट, इसमें बात करें, लास्ट होता है आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू बिल्कुल जैसे बाकी एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह होता है। तो यूपीएससी का पैनल बैठता है, जिसमें अराउंड 4 टू 5 उसके मेंबर्स होते हैं, उसमें एक चेयरमैन होता है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और इसमें वो आपके मेनली ये पर्सनैलिटी के बारे में बात होती है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, अगर इसमें देखें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, तो देखिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी हो सकती है, वेदर इट इज़ बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपने करा हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो होती है 20 से लेके 25 ईयर्स। और जनरल कैटेगरी। और अगर आप बात करें नेक्स्ट इसमें, तो एससी एसटी के लिए इसमें रिलैक्सेशन होता है। हालांकि इसके फॉर्म इस बार के भरे जा चुके हैं, तो आपको अभी इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मेनली फोकस्ड है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैथ और रीजनिंग से आ रहे हैं, डायरेक्ट जियोग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। अगर आप इन तीनों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल लगभग लगभग 20 क्वेश्चन इनमें से रेगुलरली आ रहे हैं। आप पी वाई क्यूज़ उठा के देखिएगे तो लगातार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट ज्योग्राफी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट अगर 2-3 साल का ट्रेंड उठाएं तो कम से कम 10 से लेके 15 क्वेश्चंस तो इसमें पूछे जा ही रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो इसमें करता है आपका करंट अफेयर, जिसमें से अराउंड एंड अराउंड 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर। और कभी कभी इसका जो दायरा है वो और भी बढ़ जाता है, कभी 25 चले जाते हैं, कभी 30 चले जाते हैं। हालांकि करंट अफेयर को पढ़ने के लिए हम ऑलरेडी आपको 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज़ में कुछ ट्रिक्स बता चुके हैं कि किस तरीके से अगर आप लिंक करके करंट अफेयर को पढ़ोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में एक्सेल करना उतना ही आसान हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आता है इंडियन इकोनॉमी से, और फिर आते हैं इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट इसमें साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी होती है, जो कि बेसिक जिस तरीके से सीडीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही पैटर्न में लगभग लगभग आपके इस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर 2 की, तो चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि पेपर 2 में आपका कौन कौन से एग्ज़ाम या किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स आते हैं। तो जब आप बात करेंगे पेपर 2 की तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहे हैं। एक सेकंड। यस। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इस तरीके के आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके एस्से लिखने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एस्से लिखने की बात करेंगे तो एस्से में यहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे और 6 में से आपको 4 आउट ऑफ 6 करने होंगे। क्लियर। ये अराउंड होते हैं आपके 300 वर्ड्स के। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है कि 300 वर्ड्स में आप हर एक एस्से को लिख पाएँ। अगर नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये देख लेंगे द कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये सब क्यों आए हैं? क्योंकि ये सब करंट अफेयर में साथ साथ चल रहा था। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस पे आराम से ऐसे लिख पाएंगे। और 300 वर्ड इतना कोई बड़ी बात भी नहीं हो जाती अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, द एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्स, ये भी बहुत ईजी है। प्राइस राइज, इसमें तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना था, ये तो स्टैटिक का टॉपिक हो गया। आप इंडियन इकोनॉमी आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको तो पता ही होगा प्राइस राइज को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के बारे में आप कॉजेज और इफेक्ट तो बता ही सकते थे। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें और क्या होता है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं फॉर और अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, वीडियो गेम शार्पन्स द माइंड। अब इसके बारे में आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है पहले आर्ग्यूमेंट फॉर। तो जब आप आर्ग्यूमेंट फॉर लिखेंगे तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से वीडियो गेम्स हमारे माइंड को शार्पन कर रहे हैं। अब इसके पूछने के पीछे का बेसिक ये था कि एक रिपोर्ट सामने आई थी, और साथ साथ आप देखेंगे तो कोविड-19 के दौरान ये बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि बच्चों का जो मेंटल एबिलिटी है उस पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका बढ़ चुका है। तो ये सब कुछ बातें थी। नेक्स्ट, यूएनओ हैज़ बिकम रिडंडेंट। तो ये आपको तो ध्यान ही होगा कि यूएनओ के बारे में पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेक्स्ट, अगली होता है इसमें क्या, रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें 200 वर्ड्स लिखने होते हैं आपको बेसिकली। और यहाँ पर आपको देखो, जैसे ये टॉपिक है एविडेंस ऑफ फीलिंग, फेलो फीलिंग ड्यूरिंग दी कोविड-19 पेंडेमिक, की किस तरीके से हमारी फीलिंग्स थी। सेकंड इसमें पूछा गया था ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो ये तो बेसिकली 3 चीज़ें हो गई। इसके आगे देख लेते हैं और क्या आता है। ये आ जाता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ओ सॉरी, ये तो है आपका प्रेसी राइटिंग। हालांकि इसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो प्रेसी राइटिंग का बेसिक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 500 या 700 वर्ड का एक पूरा का पूरा पैसेज दे दिया जाएगा। उसको आपने 1/3 उसकी लेंथ कर देनी है, और फिर आपको उसके बारे में उसकी समरी एक तरीके से लिखनी है। इसके लिए आपको अलग से एक शीट मिलती है उसी में एग्ज़ाम के पेपर में, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट, पैसेज आ जाते हैं यहाँ पे। तो पैसेज के बारे में आपको करना होता है। क्लियर। उन पैसेज के बेस पे कुछ आंसर आपको लिखने होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये इस तरीके के। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी पैसेज ऐसा दे दिया जाता है कि जो कि आपका जर्नल स्टडीज से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर देना है। अपनी उस समय मेंटल एबिलिटी के हिसाब से या आपने जो पीछे पढ़ा है उनके हिसाब से आंसर नहीं देना है बिल्कुल भी। क्लियर। और फिर यहाँ पर कुछ बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अगर आप इसको देखोगे, चेंज द वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस है तो पैसिव कर दो, पैसिव है तो एक्टिव कर दो। री राइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पर ये बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं अगर मैं बताऊँ आप लोगों को। तो ये तो हो जाता है बेसिक आपका, किस तरीके से आप
प्रिपेयर कर सकते हो इन एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट, अगर इसमें हम देखें और क्या होता है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आपके क्या क्या आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे मांगी जाती है 100 मीटर की स्प्रिंट। क्लियर। और ये मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए होता है। तो मेल के लिए उसकी जो टाइम लिमिट है वो रखी गई है 16 सेकेंड, और जो फीमेल है उसके लिए टाइम लिमिट रखी गई है 18 सेकेंड। क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद आता है आपका एक 800 मीटर रेस, जिसकी मेल के लिए जो टाइमिंग रखी गई है वो रखी गई है 3 मिनट एंड 45 सेकेंड, और फीमेल के लिए जो टाइमिंग रखी गई है वो रखी गई है 4 मिनट एंड 45 सेकेंड। तो ये आप लोगों को दो चीज़ ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है, दैट इज़ योर लॉन्ग जंप। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, दैट इज़ योर लॉन्ग जंप। ठीक है बच्चों। और लॉन्ग जंप में भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आपका क्या रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि मेल के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज़ 3.5 मीटर्स, वो आपको छलांग लगानी है, और इसके लिए आपको टोटल 3 चांस मिलते हैं। अगर आपने 3 चांस में से छलांग लगा दी तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हालांकि जो आपको ये पूरा पीईटी होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है बस बच्चों, इसके कोई मार्क्स आप जुड़ते नहीं हैं। तो बस क्वालिफाई करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे बात करें लॉन्ग जंप में, यहाँ पर 3 मीटर होता है फॉर द फीमेल कैटेगरी, और यहाँ पर भी सेम 3 चांसेस मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट क्या होता है, आपको कंधे के बगल में एक बॉल होती है, थोड़ी हैवी होती है, उसको रख के आपको कंधे के जोर से फेंकना होता है, और ये सिर्फ मेल के लिए होता है। तो आपको कितना फेंकना होगा, ये अराउंड एंड राउंड आपको 4.5 मीटर्स तक फेंकना होता है। क्लियर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, अगर इसमें बात करें सीडीएस के बारे में, तो सीएपीएफ के लिए तो देखो बच्चों यहीं तक था, क्योंकि सीएपीएफ के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और आपको सीएपीएफ के रिगार्डिंग क्लियर करता हुआ चलूँ, सीएपीएफ की कट ऑफ। ठीक है। देखो वैसे तो ये एग्ज़ाम इतना कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बट इसकी कट ऑफ, क्योंकि वो उसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी आप किसी एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करो। तो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो देखो टोटल मार्क्स इसमें हो जाते हैं, अगर सिर्फ फेज़ 1 की बात करूँ यानी कि स्टेज 1 की बात करूँ, तो वहाँ होते हैं 250 प्लस 200 मार्क्स। 250 तो पेपर 1 के हो गए, 200 तो पेपर सेकंड के हो गए। तो ये हो जाता है आपका फुल एंड टोटल 450 मार्क्स के लगभग का। और फिर आपका इसमें इंटरव्यू भी होता है बाद में जाके। तो अगर आप सिर्फ अभी स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में आपको दोनों पेपर को इंडिविजुअल लेवल पे भी क्वालिफाई करना है, और साथ में दोनों के मिलके भी क्वालिफाई करना है। तो देखो वैसे तो अभी तक अगर जनरल की बात करें, जो कि मार्क्स अभी तक बताए गए हैं, क्योंकि देखो सीएपीएफ की जो लास्ट कट ऑफ आई थी वो 2020 में आई थी, उसके बाद से अब तक कोई भी कट ऑफ इसकी अवेलेबल नहीं करी गई है। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्क्स गए थे अभी तक जनरल कैटेगरी में, वो 125 मार्क्स हैं जो सबसे ज़्यादा गए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेकिन अगर आपको इसके लिए एम करना है तो आपको अराउंड अराउंड 150 प्लस का आप टारगेट लेके चलना, क्योंकि अगर आपने 150 प्लस का टारगेट लेके चले हो तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखना है, 2020 की कट ऑफ में बता देता हूँ। 2020 में अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 117.34। ये है सिर्फ पेपर फर्स्ट की बात, अभी सिर्फ पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट में भी कौन से पेपर की, जीएस 1 की। ओबीसी की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं था, ओबीसी में भी 117.34। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो गई थी 110 के लगभग। एससी की बात कर ले 101.34 गई थी, और एसटी की बात करें तो 99.34 गई थी। नेक्स्ट, इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है, दैट इज़ एक्स आर्मी सर्विसेज। तो जो भी एक्स आर्मी रहे हैं उनके लिए कट ऑफ गई थी 25.34। ये ध्यान रखते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट, अगर इसमें देखें पेपर सेकंड या फिर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला के, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला के ध्यान रखना है यहाँ पे। पेपर फर्स्ट की तो 117 ऑलरेडी है, अब इसमें पेपर सेकंड के मार्क्स जब मिला दोगे तो उसकी जो इंडिविजुअल कट ऑफ गई थी वो गई थी 205। यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी की,
तो उनकी भी 205 गई थी, नेक्स्ट 197 गई थी, फिर 186, 181 एंड 59। क्लियर? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनल सिलेक्शन कितने में हुआ था, तो वो हुआ था आपका 325 नंबर्स में। तो अगर आप देख पा रहे होंगे 250 नंबर का आपका पहला पेपर होता है और उसमें से सिर्फ 117 कट ऑफ गई है। हालांकि 2021-2022 में एग्ज़ाम का लेवल और अच्छा आया था, तो उस वजह से कट ऑफ और बढ़ने की आशंका है। बट फिर भी अगर मान के चलेंगे, अब तक के हाईएस्ट नंबर जो रिवील्ड नंबर है वो 125 गए हैं। थोड़े और बढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको 150 का एम लेके चलना चाहिए। अगर आप 150 का एम लेके चल रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी बहुत डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी आपको। आगे बात कर लेते हैं अगले एग्ज़ाम की, जो आप एक और देख सकते हैं, दैट इज़ योर CDS 2 2023। अब देखिए इसके नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। मई के लगभग में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अराउंड 17 मई के लगभग इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये डेट अभी से नोट कर लो। 17 मई 2023 CDS सेकेंड 2023 का नोटिफिकेशन खुलेगा। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपकी अराउंड 6 जून के लगभग होगी, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 3 सितंबर। तो बच्चों, अपने जो टारगेट है उसमें एक ये डेट भी लिख लो, साथ साथ 6 अगस्त की डेट भी लिख लो। ये दोनों दिन बस आपको एस करना है। जितना भी आप पढ़ोगे आपको इस दिन अपना पोटेंशियल जाके पूरा अच्छे से दिखाना है, क्योंकि यही 2 दिन हैं जो आपको ऑफिसर बना सकते हैं। अगर ऑफिसर बनने का सपना दिल में लिए चल रहे हो तो इन 2 दिन को तो बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो चलता है CDS के रिगार्डिंग कि भैया कितनी एज लिमिट है, कौन कौन एलिजिबल हैं इस बार, तो सारा बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। तो अगर आप बात करें IMA की, तो IMA की जो एज होती है वो 19 से लेकर 24 होती है। और अगर CDS 2 2023 की बात करूँ तो ये डेट ऑफ बर्थ याद रख लो, अगर इस बीच में आपका लाई करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ निकाली गई है 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 तक के बीच में अगर आपकी एज है तो आप IMA के लिए एलिजिबल हो। अगर INA की बात करें तो सेम 19 से लेके 24, और सेम 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2005 तक। फिर आ जाता है इंडियन एयरफोर्स, 19 से लेके 24, और सेम यहाँ पर भी ये सेम क्राइटेरिया है। बस OT के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। OT के लिए हो जाता है 19 से लेके 25, और ये मैन / वीमेन कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जुलाई 1999 यानी कि 1999 से लेके 1 जुलाई 2005, अगर इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप इस बार के CDS 2 2022 के लिए एलिजिबल हो। अब इसके बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख लो। आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है इंग्लिश का एग्ज़ाम, जिसमें अराउंड 120 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 100 मार्क्स का ये होता है। सेकंड आपका होता है GK का एग्ज़ाम, जिसमें अगेन 120 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के लगभग का ये होता है। लास्ट इज़ योर मैथमेटिक्स, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 ही मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप IMA, INA और इंडियन एयरफोर्स के लिए एम कर रहे हो तो आपको ये तीनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इन तीनों एग्ज़ाम के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। और अगर आप सिर्फ OTA के लिए जा रहे हैं तो OTA के लिए सिर्फ इंग्लिश और GK देना आपके लिए कंपलसरी है। मैथ आपके लिए नहीं होगी, आपको इन 2 एग्ज़ाम के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। अब कट ऑफ का हो गया, सब चीज़ हो गई, अब आखिरी बात बच जाती है कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो अगर प्रिपरेशन की हम बात करें, किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लेके आ रहे हैं आपके लिए डेडिकेटेड CAPF एंड CDS 2023 का कोर्स, जिसमें कि रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम करें तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे आपके स्टैटिक पे, यानी कि कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, जिसमें आ जाता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स।
इन 4 सब्जेक्ट्स पे मेन ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ इनके एडिशनल जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग होगी, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें आपका क्या होगा, जैसे कि हम लाते 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज तो हम एंड में लेके आएंगे, लेकिन इसमें एक और हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे क्या होंगे, वीकली टेस्ट या आप बोल सकते हो मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू, जो हम 1 मंथ के करंट अफेयर को पूरा एनालाइज करेंगे और उसमें से निकाल के लाएंगे आपके लिए टॉप 100 से लेके 200 क्वेश्चन। अगर आप उन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो ये हमारा दावा है कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से श्योर शॉट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इस बार के अगर आप सीडीएस में भी देखें तो कम से कम 20 से लेके 25 क्वेश्चन जीएस के एग्ज़ाम में डायरेक्टली हमारे 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज से आए हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ब्राइट चांस है कि आप इस बार का सीडीएस सीएपीएफ दोनों क्लियर कर पाओ। तो बच्चों देखो, एक बहुत अच्छी कोट थी कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहोगे तो वो आपके ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो अगर आप उतनी मेहनत ज़रूर करोगे तो आपके लिए भी ये एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो थैंक्स अलॉट। आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी होती है तो वो आप हमसे नीचे लिखे हुए 4 में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी किसी भी क्वारी को पूछ सकते हैं। थैंक यू।